Thank you. Welcome to all on Women Dialogues, and I'm your host Shashi with you all to create more voice for women and by women. And today's our guest, Srimati Manju Mishra from California, and she is a dedicated writer. She has write a lot books, especially her dedication for uplifting and working on Hindi language. So we will hear and we will see her publication, her work, and a part of that, she is a member of a lot of organizations. She is a founder and director of UPMA, which the full form we will be hearing from her. But the now name itself bringing me a lot of Indian flavor in my mouth. I can feel that. So we will be going to hear from her, her life journey, her history, her work, her stories, how she found her passion to work for that, and along with that, what way she is creating this in new generation, the sense of the Hindi language, how she is giving that sense. So all we will hear from her. So welcome our today's speaker, Manju Mishra. So welcome Manju ji on this platform. Namaste Shashi, and welcome and hello to all listeners and viewers from Women Dialogue. And I'm so happy, glad you have invited me here. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद मंजू जी, आप इस चैनल पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं एज अ स्पीकर, एज अ आज के जो अपनी चर्चा है उसमें आप अपने बारे में बताएंगे, अपने कार्य के बारे में बताएंगे, अपना जो आपका जो अपने समाज को किस तरह से आप दे रहे हैं, समाज को किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो उन सब को जानने से पहले हम शुरू करते हैं आपकी प्रारंभिक जीवन की। कैसे आपने अपने प्रारंभिक जीवन में किस तरह का वातावरण था, किस तरह की आपका पालन पोषण था, किस तरह के आपने कुछ अप्स एंड डाउन्स और किस तरह के सब चैलेंजेस को अपने समझा और आपने फेस किया, और किस तरह से इन सब चीजों को फेस करते हुए आप जो आज जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, सो प्लीज हमसे साझा कीजिए अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में। धन्यवाद शशि, आपने बहुत अच्छा किया, एक बार फिर से बचपन याद दिला दिया है, ताकि मैं बचपन की गलियों में जाके अपनी यादें और अपनी जिंदगी के अनुभव आपसे शेयर करूं, आपके दर्शकों से शेयर करूं। तो मैं लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। मेरे फादर सेल्स टैक्स ऑफिसर थे। तो हम लोग 3 बहनें और 2 भाई, बड़ी फैमिली थी, हम 5 बच्चे थे। और उस जमाने के हिसाब से मैं कहूँगी मेरे मम्मी पापा काफी फॉरवर्ड विचारों के थे, काफी एडवांस थे। मैं तीसरी लड़की थी घर में, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अनवांटेड या अनवेलकम्ड चाइल्ड हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हमारे घर में लड़कियों को बहुत प्यार से रखा जाता था। कुछ घरों में हम लोग देखते थे कि वहां पे अगर एक लड़की या 2 लड़की, कभी कभी तो किसी के घर में लड़की होती थी तो लोग रोने लगते थे कि उनको लड़का ही चाहिए था। जी, आज से 50-60 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, तो उस समय का जमाना बिल्कुल अलग था। लेकिन हम लोग लकी थे कि हमें अच्छी फैमिली मिली। और मेरे मम्मी पापा लिटरेचर से भी जुड़े हुए थे, तो बचपन से ही हम लोग घर में बहुत से किताबें, मैगजीन्स पढ़ने के लिए आती थी। और कविताएं, मेरी मम्मी को हरिवंश राय बच्चन बहुत पसंद थे, तो वो काम करते करते जैसे मम्मियाँ गुनगुनाती रहती हैं, तो मेरी माँ गुनगुनाती थी। और वो उस समय से वो सारी चीजें, वो लाइनें ऐसे दिमाग में बस गई कि लगा हिंदी में बहुत कुछ है पढ़ने को, गुनगुनाने को, करने को। सो मुझे लगता है शायद हिंदी से मेरा प्रेम वहां से शुरू हुआ था, एकदम बचपन में। और हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े थे हम लोग सारे भाई बहन। और पढ़ते हुए एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जैसे आपने बोला अप्स एंड डाउन्स। तो स्कूल में एक डिबेट प्रतियोगिता थी और मुझे भी तैयार किया गया। मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से तैयार किया। सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, एवरीवन वाज सो होपफुल, अरे इस लड़की का बहुत अच्छा है, ये तो अभी स्कूल के लिए फर्स्ट प्राइज लेके आएगी। और सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रिंसिपल के रूम में जाके हमने रिहर्सल किया, सारे टीचर्स बैठे थे, बहुत अच्छा हुआ।
लेकिन सडनली जिस दिन फाइनल डिबेट था, इंटर स्कूल प्रतियोगिता थी, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे लोग आने वाले थे, और मुझे उस रात में डर लगा। और डर लगने के बाद सुबह मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं स्कूल जाऊं, और घर से तैयार करके मम्मी ने कहा कि आज तुम्हारी इतनी बड़ी कंपटीशन है, जाओ जाओ। तैयार होके घर से निकले, और घर से जाके स्कूल के आधे रास्ते के बीच में मैं कहीं पे बैठ गई, मैं स्कूल गई नहीं। Oh my God. और वहां पे सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मंजू कहाँ है, मंजू कहाँ है, भी होने वाला है। एंड आई वाज लाइक स्टार स्पीकर ऑफ दैट इवेंट। और मैं नहीं गई वहां पे, पूरी इवेंट हो गई, लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया, थोड़ा पैनिक हो गया कि बच्ची कहाँ चली गई। और उसके बाद मैं डरते डरते, अब मुझे लगा अब तो खत्म हो गई होगी कंपटीशन, मैं डरते डरते घर वापस आई। घर आई तो देखा घर में इतने सारे लोग जुटे हुए हैं और मेरे ढूंढ खोज चल रही है। थोड़ी डांट भी पड़ी, लेकिन वो उस समय जो एक स्टेज फ्राइट मन में बैठा, वो बहुत सालों तक रहा। बहुत साल, मैं कहूंगी कि अभी 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं फिर से आज आपसे ऐसे अच्छे से बात कर रही हूँ। मैं 1-on-1 लोगों से बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे स्टेज पे खड़ा होके कहीं पे बोलना हो तो शायद आज भी मुझे थोड़ा फ्राइट है, स्टेज फ्राइट। सो वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन होता है, अब धीरे धीरे मैं उसे ओवरकम करके, देखिए आज आपसे बात कर रही हूँ, कभी सम्मेलनों में भी जाती हूँ, तो बहुत अच्छा हुआ है। और पढ़ते हुए तो मैंने जैसे आम यूपी में मिडिल क्लास बच्चों की पढ़ाई होती है, आर्ट साइड पढ़ा मैंने, इंटर किया, बीए किया। और बचपन में एक और चीज मेरे मन में आ गई थी कि मुझे अपने पैरों पे बहुत जल्दी खड़ा होना है। हालांकि ऐसा किसी ने कहा नहीं था, घर में कोई जरूरत नहीं थी, फादर की जॉब अच्छी थी, ही वॉज अ गेस्टेड ऑफिसर, बट मुझे था। तो मैंने 12th के बाद ही अपने लिए जॉब ढूंढनी शुरू कर दी, वो भी चोरी चोरी, क्योंकि घर में लोगों को जॉब करना लड़कियों का पसंद नहीं था। तो मैंने टाइप सीख ली, टाइप सीखने के बाद जॉब ढूंढनी शुरू कर दी, एंड आई वाज लकी कि मुझे जॉब मिल भी गई, और वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिल गई। So when I was in BA first year, I got job in ordnance factory. एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें जॉब मिलना बहुत बड़ी बात होती है। रिटन टेस्ट हुआ, सब हुआ, और मैं क्लियर कर लिया मैंने। और जब क्लियर कर लिया, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आया, तब मैंने घर में बताया कि मुझे जॉब मिल गई है। आप यकीन नहीं करेंगी शशि, मेरे घर में बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ। लड़की जॉब करेगी, वो भी अकेले दूसरे शहर में जाके, लोग क्या कहेंगे, अकेली कैसी रहेगी। और ब्राह्मणों की लड़कियां तो बिल्कुल जॉब नहीं करती हैं। आई वॉज लाइक कि अरे इतनी मुश्किल से इतना अच्छा जॉब मिला है। माई ग्रैंडफादर, माई नाना केम टू रेस्क्यू, एंड ही सेड ओके, तुम सबको एक प्रॉब्लम है। वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, हालांकि मेरी फैमिली ब्रॉड माइंडेड थी, लेकिन मेरी मम्मी को ये डर था कि अकेले लड़की दूसरे शहर में रहेगी कैसे। और मैं बीए प्रीवियस में थी, तो आप सोच सकती हैं मैं बहुत बड़ी भी नहीं थी, उनको लगता था छोटी सी बच्ची है। Yes, yeah. 16-17 years, 16-17 साल तो 16-17 साल की लड़की कैसे रहेगी। लेकिन फिर माय नाना सेड तुम लोगों को बहुत चिंता है, मैं उसके साथ जाता हूँ, लेकिन अगर उसने इतना अचीवमेंट किया है तो उसके अचीवमेंट को हमको बेकार नहीं करना चाहिए। So I was very happy. I was lucky to have a Nana like him. Or that was my first step to my independent and professional life. And I'm happy. I could do that. Right. उसके बाद मेरी करियर लाइफ लेकिन बड़ी जिगजैग सी रही। मैंने बीए किया, मैंने हिंदी में एमए किया, और उसके बाद 1986 में मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते हुए ही, उस समय कंप्यूटर नया नया आ रहा था, कंप्यूटर की बात होनी शुरू हुई थी, तो मैंने 1986 में पहला कंप्यूटर कोर्स किया। उस समय बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सिखाते थे, मैंने बेसिक लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीखी। और हमारी फैक्ट्री में ही जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो बहुत कम ट्रेंड लोग मिलते थे, तो मेरी प्रमोशन करके मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एज प्रोग्रामर ले लिया गया। फिर मैंने काम करते हुए वहां पे यूनिक्स और जेनिक्स की प्रोग्रामिंग सीखी, और मैं पेरोल डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट में लग गई।
तो जी, वहां से मेरी कंप्यूटर से पहचान और थोड़ा सा करियर में एक मोड़ आया कि कहाँ तो हिंदी स्कूल की एक स्टूडेंट और कहाँ जी, कंप्यूटर प्रोग्रामर। जी, अब चूंकि पढ़ाई मेरी सारी प्राइवेट हुई थी, जॉब मिल गई थी, तो मैंने प्राइवेट एग्जाम से इंडिया में देने का सिस्टम था, तो मैंने बीए प्राइवेट किया, मैंने एमए प्राइवेट किया। तो मुझे स्कूल और कॉलेज लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि वहां पे क्या होता है, क्योंकि जी, मुझे ऐसा अब लगता है कॉलेज लाइफ में आपकी बड़ी डेवलपमेंट होती है। नॉट ओनली द एजुकेशन, यू गेट लेसन्स फॉर लाइफ व्हेन यू आर इन कॉलेज। तो वो चीज मुझे नहीं मिल पाई, मेरी अपनी वजह से नहीं मिली, लेकिन वो चीज मुझे नहीं मिल पाई। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के बाद मुझे थोड़ा दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी हुई, मैं कंप्यूटर से जुड़ने लगी, तो मुझे लगा अरे जी, इसमें तो बहुत कुछ है करने के लिए। हम्म, फिर मैंने थोड़े और प्रोग्रामिंग की शाम को पार्ट टाइम कोर्सेज करके, और उसी समय एक अपॉर्चुनिटी निकली। ये बात है 1988 के आसपास की, जब स्टेट बैंक ने एक प्रोग्राम निकाला, स्त्री शक्ति योजना। तो वो स्त्री शक्ति योजना मुझे ऐसे इतना अपील किया, मैंने जाके पता किया कि वो क्या है। तो उन्होंने, उनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वर्कशॉप जी, थी। अगर आप वो वर्कशॉप करेंगे और उसमें आप पास हो जाएंगे, तो कुछ लोगों के प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको फाइनेंस करेंगे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। जी, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी छुट्टी ली ऑफिस से और 3-4 हफ्ते की वो वर्कशॉप कर ली। और लकीली जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि उस समय दिमाग में सिर्फ कंप्यूटर घूम रहा था, जी, तो मैंने कंप्यूटर के लिए ही एक प्रोजेक्ट बनाया। और उस प्रोजेक्ट में एनआईआईटी उस समय वहां पे बस शुरू था, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट, राइट, तो और एनआईआईटी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पेरोल सिस्टम्स को डेवलप किया था। तो जी, एनआईआईटी के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती थी, एंड आई वाज सो फैसिनेटेड कि उनके जो क्लासेस थे, वो लोग बताते थे जी हमारे कोर्स में हम पहले एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, एडमिशन टेस्ट पास करने के बाद ही किसी को एडमिशन देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था ये तो बड़ी हाई फाई सी चीज है कुछ। तो एनआईआईटी मेरे दिमाग में एक स्टेटस स्टैंडर्ड सिंबल था। मैंने एनआईआईटी को लेके एक प्रोजेक्ट बनाया कि अगर हम मैं उस समय कानपुर में थी, जी, तो एनआईआईटी का अगर हम लोग एक सेंटर यहाँ शुरू करें तो कानपुर के बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा, और उसके ऊपर मैंने एक बिजनेस प्लान तैयार किया। जी, आई वाज लकी, वो बिजनेस प्लान स्टेट बैंक वालों ने सेलेक्ट कर लिया। अब उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने बोला तो ठीक है आप आइए, आगे आगे की बात करते हैं। मुझे तो बहुत डर लगा, क्योंकि मैंने एनआईटी में किसी से बात नहीं की थी, मैंने तो हवा में एक प्लान बना दिया था प्रोजेक्ट। लेकिन अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा, और उस समय मेरे जो फ्रेंड थे, जो कि अब मेरे हस्बैंड हैं, तो मैंने उनसे बात की। और उनका बिजनेस में, क्योंकि वो आईआईएम कैलकाटा से पढ़े हुए थे, कि एक बड़ी कंपनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे सही राय दे सकते हैं। मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा उसको फाइन ट्यून किया, मेरे प्रोजेक्ट को, बिजनेस नंबर्स वगैरह सब रिकैलकुलेट करवाए। और उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के एनआईआईटी में किसी से बात की। तो उस टाइम पे कुछ एक ये भी था कि मैं थोड़ा अपनी एज के हिसाब से बहुत शॉर्ट दिखती थी और बहुत यंग दिखती थी। तो मेरी बात पे किसी को विश्वास नहीं होता था कि 1990 में मैं बात कर रही हूँ। ये 10 लाख का एक प्रोजेक्ट लेके ये लड़की आई है, इसकी शक्ल देखो, इसकी और इसकी अपीयरेंस देखो, हवा में बात करी फेंक रही है, कुछ इससे होगा नहीं। तो कोई मेरी बात ठीक से ध्यान नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा गेटअप चेंज किया। जब मैं लोगों के पास बात करने जाती थी, तो मैंने जबरदस्ती साड़ी पहननी शुरू कर दी, और थोड़ा बन वन बना के, बड़े मैच्योर लुक लगा के मैं जाने लगी। लेकिन शायद किस्मत साथ दे रही थी, धीरे धीरे करके बातें बनती गई, और वो एनआईआईटी का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद हमको कानपुर में सेंटर खोलने की परमिशन मिली, और हमने कानपुर में 1991 में पहला सेंटर खोला। और वो जो पहला सेंटर था, वो कानपुर में इतना सुपरहिट हो गया, क्योंकि सबसे पहला सबसे अच्छा सेंटर था। उसमें कानपुर का जो क्रीम क्राउड था, वो सारे बच्चे, क्राइस्ट चर्च कॉलेज के बच्चे, सारे अच्छे बच्चे वहां पे आने लगे।
और यहाँ सारे क्लासेस हमारे मोस्टली आफ्टर 12th थे, तो बच्चे जो कॉलेज जाने वाले थे वो आते थे, तो फिर वो सेंटर बहुत अच्छा चला, एंड आई ग्रू टू अप टू 5 सेंटर्स इन द सेम सिटी। तो 1 से 5 सेंटर बनाए हमने। तो ये थी मेरी बिजनेस की जर्नी, और मुझे वहां से लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो मैं चेंज कर सकती हूँ। ये करते हुए एक ही चीज मुझे हमेशा खटकती थी, मैं किसी बड़ी मीटिंग में जाती थी, कॉन्फ्रेंस में जाती थी, तो मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी बहुत फ्लुएंटली, और ना ही मुझे एक कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस था। तो उसी समय आईआईटी दिल्ली का एक इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट डिप्लोमा का प्रोग्राम निकला, मैंने वो ज्वाइन किया, एंड दो इट वाज अ वेरी शॉर्ट फ्यू मंथ्स प्रोग्राम, बट इट वाज द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड दोस few months at IIT Delhi made me absolutely different Manju Mishra. And then I told to myself, now I can do anything in the world, I can go anywhere, I can talk to anybody, and there is nothing in my life which I can't do. So then I got married and I came to US, and when I came here, and after 1 or 2 years, when I was pregnant, I had my baby, I had to shut down my India business, because it was not possible for me to keep going and running that business remotely. I worked here for a few years as business development manager. Then I took a break because when I was dropping my daughter at daycare, I really didn't like it. So I said, okay, let me take a break and spend my time with my daughter. Yeah. And now she is in high school, and she is a senior. She is about to go to college in few months. And that is my work and career life journey. नहीं, ये बहुत ही आपने इतने अच्छे से प्रस्तुत की अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के अनुभवों को आपने हमसे साझा किया। इसमें बहुत ही चीजें हमको सीखने को मिली और जानने को मिली कि भाषा और आपका किस तरह का वातावरण है, इस पे निर्भर करता है, बट पूरी तरह इस पे निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है आपके अपने आत्मविश्वास पर, आपकी अपनी मेहनत और लगन पर। जिस तरह से आपने अपने आप को बताया, अपने आप को प्रदर्शित किया कि हर बार आप कुछ सोचते थे, कुछ प्लान करते थे, कुछ विचार करते थे और उसको बस करते चले जा रहे थे, और बहुत ही कम उम्र से। तो ये बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत और मैं ये कहूंगी कि अच्छा उदाहरण है हम सब के लिए, सीखने के लिए, कि कैसे हम अपनी लाइफ में, किस तरह से हम अपने जीवन में बिना किसी अड़चन को ज्यादा प्रभावी ना करके, किस तरह से हम उस तरह की चीजों को हम अपने आप में ये समझ लें कि ये हमारी शक्ति है और हम करते जाएं। तो हम अपने आप में जो हम चाहते हैं, जो जैसे आपने बताया कि यू फाउंड वन मोमेंट इन योर लाइफ कि नाउ आई एम सेल्फ, आई कैन डू व्हाटएवर आई लाइक इन द वर्ल्ड. That feeling came in you because you was persistent, you was keep doing on, right? And you was continuous, like, okay, now after this training, now this and that, and everywhere you got success. There was no point, no place that you found yourself that you was got to put down yourself. We are not talking about your family life. Their family life is a different. When we are talking about as a family life, it's our own decision as we want to enjoy those moments as a mother, as a motherhood, we want to have that feeling, those moments. But आपका जो आपने उदाहरण दिया, एक स्टेज फ्राइट एंड बचपन का जो बताया, आई थिंक ये बहुत आजकल तो जैसा कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम जुड़ने लगे हैं, सबसे बात करने लगे हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को ये बहुत कम उम्र से ही इस तरह का वातावरण मिल रहा है, तो उनमें ये कम है। बट फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने ये स्टेज फ्राइट आपने बताया कि ये उस समय से और अब तक 2011 आपने बताया 2011, if I'm not wrong, right?
यस यस। आपको ये हमेशा रहा, जबकि आप हर जगह परफॉर्म अच्छा करते रहे। वो अलग बात है कि आप कंप्यूटर पे रहे, बिकॉज ऑफ योर वर्क वाज ऑन कंप्यूटर, नॉट ऑन द स्टेज। बट ऐसा क्या हुआ 2011 में जो आपको लगा कि नाउ आई एम माई सेल्फ, नाउ आई एम दिस, नाउ आई कैन बी माई सेल्फ एंड आई कैन स्पीक ग्लोबली? क्या ऐसा आया, आप हमसे साझा करेंगे? हाँ बिल्कुल शशि, और इसके लिए मैं दो लोगों को हमेशा धन्यवाद देती हूँ। एक है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती थी श्रीमती बिंदेश्वरी अग्रवाल, जो अब रिटायर हो गई हैं, और एक कैलिफोर्निया में ही हैं प्रोफेसर नीलू गुप्ता, वो भी हिंदी पढ़ाती हैं डिएंजा कॉलेज में, कम्युनिटी कॉलेज है यहाँ पर। तो ये लोग इंस्ट्रूमेंटल थे जिन्होंने मुझे मेरे स्टेज फ्राइट से बाहर निकाला। तो हुआ ये कि मैं एक विस्कॉन्सिन में एक हिंदी का कॉन्फ्रेंस था जिसमें हम लोग गए, और वहां पे बहुत से लोग इकट्ठा हुए, तो कुछ कविताओं पे बात चल रही थी। तो वहां पे बात हुई कि एक हमारे बहुत फेमस कवि हैं कुमार विश्वास, आप भी जानती होंगी, तो उनकी कविताएं जब कोई सुनता है तो ऐसे आप हुकअप हो जाते हैं, उनका जो कविता पढ़ने का ढंग है और जो रिदम है। तो बिंदेश्वरी जी बोली कि ये कुमार विश्वास की कविताएं बहुत अच्छी होती हैं, सीधे दिल को लगती हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक और बात है, वो लिखते तो अच्छा है ही, लेकिन जो उनका मीटर है, वो मीटर ऐसा है कि उस मीटर में आप कोई भी शब्द डाल दें और उस मीटर पे पढ़ें तो अच्छे ही लगेंगे। जी। थोड़ी सी नाराज हो गई, बोली ऐसा कैसे कह रही हो तुम, अच्छा करके दिखाओ। तो उसी समय में मैंने एक अपनी बेटी के लिए कविता लिखी थी, तो वो मैंने उनको उसकी 4 लाइनें पढ़ के सुनाई, जो कि उसी मीटर पे थी, जो लगभग उसी मीटर पे जो उनका कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मीटर पे हैं। तो दोनों बड़ी खुश हो गई, और उन्होंने मुझे बोला, अरे तुम इतना अच्छा लिखती हो और इतना अच्छा पढ़ती हो, तो पागल हो क्या, आज तक तुमने कभी कहीं सुनाया नहीं, इतने सारे हिंदी के प्रोग्राम होते हैं। तो मैंने कहा अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लिख लेती हूँ। वहां पे बात आई गई हो गई। फिर 2011 में जून में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक हिंदी का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हिंदी या कुछ और लैंग्वेजेस हैं वहां पे, तो एज अ फॉरेन लैंग्वेज कैसे पढ़ाई जानी चाहिए उन लोगों को जो उस हेरिटेज से जुड़े हुए नहीं हैं। जी। तो मैं उस ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में थी। वो 6 हफ्ते का प्रोग्राम था, और उस 6 हफ्ते के बाद एक पार्टी होती है जिसमें सारे लोग आते हैं, सारे टीचर्स, और सारे लैंग्वेजेस के, तो करीब 200-300 लोग होंगे, और सब लोग थे। तो वहाँ पे खाना पीना चल रहा था, और कुछ प्रोग्राम्स, कोई अपनी कविताएं बोल रहा था, कोई स्किट कर रहा था, टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए चीजें कर रहे थे, कुछ रशियन टीचर ने या अमेरिकन टीचर्स ने हिंदी गाने पे डांस तैयार किया था, हम ही लोगों से सीख के वो कर रहे थे। तो ऐसे में ही अचानक, और मैं आराम से बैठी हुई थी, किसी के साथ बातें कर रही थी, मुझे सुनाई दिया कि अब इसके बाद मंजू मिश्रा आपको एक कविता सुनाएंगी बेटी के ऊपर। मैं तो समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। और उसके बाद उन्होंने आओ मंजू, आओ मंजू, अब मैं वहां पे कुछ कह भी नहीं सकती, हर कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैं उठ के गई, शशि आप विश्वास नहीं करेंगी, जब मैं उठ के खड़ी हुई तो मेरे घुटने आपस में ऐसे टकरा रहे थे, और मेरे डर के मारे अंदर से मेरे हाल खराब, मुझे पसीने आ रहे थे। और जब मैंने पहली दूसरी लाइन पढ़ी, तो कैसे जब आप नर्वस होते तो आपकी आवाज हल्की सी क्वेरिंग करती है, कांपती सी निकलती है, तो मेरी शुरू की 2-3 लाइनें वो कांपती हुई आवाज निकली। लेकिन उसके बाद वो सब खत्म हो गया, और मैंने पूरी कविता सुनाई। और वो कविता सबके लिए, जिनके बच्चे हैं और खासतौर से बेटियां हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी भावुक सी कविता है। और वो कविता सुन के वहां पे कुछ लोग अपनी आंखें पोंछने लग गए, और एक मदर आई मेरे पास, उन्होंने बोला, अरे ये देखिए मेरी 21 साल की बेटी है, लेकिन आपकी कविता सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए, और क्या आप ये कविता मुझे पूरी लिख के भेजेंगी अपनी? मैंने कहा बहुत जरूर भेजूंगी। मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक ऐसा काम किया है, मैं कर सकती हूँ जो लोगों को पसंद आता है। सो दैट वाज द मोमेंट जहां से मेरा स्टेज फ्राइट चला गया।
तो उन दो लोगों को मैं हमेशा याद करती हूँ जब भी इस बारे में बात करती हूँ, कि अगर वो लोग मुझे वहां पे उस दिन, और खासतौर से बिंदेश्वरी अग्रवाल जी जिन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, जिस दिन मैं स्टेज पे गई उस दिन वहां पे वो मेरी हिंदी टीचर थी, वहां पे जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो अगर वो मेरा नाम अनाउंस नहीं करती और मुझे जबरदस्ती खड़ा नहीं करती तो शायद मैं उसके बाद आज तक भी नहीं कर सकती थी वो काम, खड़े भी नहीं हो पाते। जी बिल्कुल। खड़े नहीं हो पाते। और अब मैं जाती हूँ, एक 500 1500 लोग बैठे होते हैं जिस हॉल में, वहां पे खड़े होके मैं मंच से कविता सुना सकती हूँ। इसका सारा श्रेय बिंदेश्वरी अग्रवाल जी को जाता है, जिन्होंने मुझे मेरे उस बचपन के स्टेज फ्राइट से हाथ पकड़ के खींच के निकाल लिया। जिस दिन उन्होंने मुझे आवाज दी थी उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था, अंदर ही अंदर मैं बोल रही थी ये क्या है, मुझसे बिना पूछे ऐसे कैसे कर सकती हैं, और ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए चीजें। मतलब मैं अंदर अंदर बहुत गुस्सा कर रही थी, उनको कभी नहीं बताया, आज आपको बता रही हूँ। नहीं, बट वो सुनेंगी, वो उस चीज को समझ पाएंगी कि कैसे एक जो डर होता है वो किस तरह से निकलता है और किस तरह से बाद में उसका प्रतिबिंब सफलता के रूप में प्रतीत होता है, जबकि आप उदाहरण है जीता जागता। तो आई थिंक बिंदेश्वरी जी जब सुनेंगी इसको तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी जी, मैं जरूर ये उनसे शेयर करूंगी आपका इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग जब भी आएगा। तो वो एक इंसान है जिन्होंने मुझे मेरे फ्लाइट से बाहर निकाल दिया। एंड आई विश, आई प्रे हर किसी को जिंदगी में ऐसा कोई इंसान मिलना चाहिए जो उनके जो भी इनहिबिशंस हैं, जो भी डर हैं, उनसे उनका हाथ पकड़ के बाहर निकाल सके। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और एक हम कहते हैं ना, महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता है उदाहरण है, किस तरह से हम अपने छोटे छोटे जो हमारे डर हैं, छोटी छोटी हमारी रुकावट हैं, या किस तरह से हम अपनी वो क्या तो वो हम किस तरह से उनको हटा सकते हैं, किस तरह से हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, और या फिर लाइफ लॉन्ग उन same our fear, same our fright, just keep sitting with those things and feeling ourselves in that guilt or feeling ourselves under performed. So I think that's very beautiful example the way you share. मंजू जी, आप अपनी ये जो बेटी की कविता के बारे में बता रहे हैं, सुन के बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बट हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ लाइनें हम हमारे दर्शकों को, हम सबको सुना सकें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, मुझे वैसे पूरी कविता याद तो नहीं है, एक दो आपके काफी बंद याद पब्लिकेशंस हैं, वो मैं हैं। सुना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। या वो कविता कुछ ऐसे थी। मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरी आंखों के ख्वाबों में, मुझे हर सू नजर आती है बस तेरी ही परछाई। तेरी मुस्कान और बोसा मेरी आंखों में पलते हैं। तू जब हंसती है तो घर में खुशी के दीप जलते हैं। तू जब हंसती है तो घर में खुशी के दीप जलते हैं। तो ऐसे सारी चीजें, एक जब बच्चा घर में होता है उसकी एक शुरुआत में छोटी सी लाइन और थी, तुम एक नन्हा सा धूप का टुकड़ा, तुम एक नन्हा सा धूप का टुकड़ा, जो सीलन भरे घर में आए तो दीवारों के आंसू पोंछ जाए। तो बेटियां जी, हर माँ बाप के लिए घर में बिल्कुल धूप का टुकड़ा होती हैं, और मुझे लगता है हर घर में होनी चाहिए। जी, बहुत ही सुंदर आपने तरीके से आपने गाया और इसको प्रस्तुत किया, थोड़ी सी झलक। बट हम चाहेंगे कि अगर आपने पब्लिश भी किए हैं काफी बुक्स, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि अगर आप हमारे दर्शकों से साझा कर सकें। जी, तो मैं लिख तो रही हूँ, लगभग 25 सालों से मैं लिखती थी। और लिखना मेरा ऐसे था क्योंकि जैसा मैंने बताया घर में सुनते थे, पढ़ने का बहुत था, घर में बहुत सारे मैगजीन्स आते थे, तो हम लोग पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद कुछ अंदर से ऐसे लिखने का मन होता था, तो कहीं भी किसी भी कागज पे किसी किताब के पीछे कुछ लिख दिया और छोड़ दिया। या फिर जब थोड़े बड़े हुए तो डायरी बना ली, डायरी बनाने का शौक होता था।
और उस डायरी में चीजें लिखनी शुरू की, लेकिन बस वो अपने तक ही रहती थी। जैसा कि मैंने बताया, मैं थोड़ी शाय थी, तो ना मैं किसी से शेयर करती थी, ना किसी को पता था कि मैं लिखती हूँ। तो एक दिन ऐसे किसी पुराने न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने देखा मेरे फादर उसको ऐसे उठा के पढ़ रहे हैं ध्यान से, और पढ़ने के बाद उन्होंने बोला, ये किसने लिखा? तो अब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए डरते डरते अब बताऊं नहीं बताऊं कि उसमें, फिर मैंने उनको बताया, अरे ये तो मैंने लिखा था। बोले अच्छा लिख लेती हो। सो दैट वाज माय फर्स्ट एप्रिसिएशन जो मुझे मिला, और मुझे लगा कि हाँ शायद मैं अच्छा लिख लेती हूँ। तो उसके बाद मैं सारी चीजें इकट्ठी करनी शुरू की, क्योंकि पहले मैं लिखती थी, इधर उधर चली जाती थी, कभी मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं था। तो 2012 में मैंने अपनी एक किताब पब्लिश की, उसका नाम था जिंदगी यूं तो। जिंदगी यूं तो बहुत ही सुंदर इसमें नाम मेरी, है जी। हाँ, इसमें मेरी कविताएं हैं जो मैंने इकट्ठी की, और लगभग हर विषय पर हैं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई खास विषय नहीं है। वैसे तो प्रिय विषय बेटी है, माँ बेटी के रिश्तों पर मैं बहुत लिखती हूँ, लेकिन सामाजिक सरोकार और रिश्ते और प्रकृति, इसके ऊपर भी मैंने बहुत लिखा है। तो ये मेरी किताब थी पहली। उसके अलावा मैंने कुछ किताबों में साझा संकलन बोलते हैं जिनको, जिसमें मेरा सहयोग है। तो ये है यादों के पाखी, ये एक हाइकू संग्रह है, इसमें मेरे हाइकू हैं। एक और है, इसका नाम है चंदन मन, इसमें भी हैं। और ये एक किताब है देशांतर, जिसमें सारी दुनिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की कविताओं का संकलन है। ये हिंदी अकादमी ने पब्लिश की थी, तो इसमें भी मेरी कविताएं हैं। तो साझा संकलनों में और मैगजीन्स में काफी चीजें प्रकाशित हुई हैं। लेकिन जब से मैंने फेसबुक पे लिखना शुरू किया है और ब्लॉग शुरू किया अपना, तो ऐसा हुआ कि बाकी चीजों में भेजना और लिखना थोड़ा कम हो गया। सॉरी। तो मेरी कविताएं ज्यादातर सामाजिक सरोकार पे हैं, और मेरे आर्टिकल्स, एक मैंने लिखा था नारी सशक्तिकरण के ऊपर। तो ऐसी चीजें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। जब कहीं कुछ गलत हो रहा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए। बिल्कुल। और सही को सही और गलत को गलत कहना भीड़ के बीच में खड़े होकर बहुत जरूरी है। सिर्फ वो ही गलत नहीं होते हैं जो गलत करते हैं या इनजस्टिस होने करते हैं लोगों के साथ, गलत वो भी होते हैं जो इनजस्टिस होने देते हैं, जो साइलेंट रहते हैं। हाँ, जो जानते हुए भी कि ये गलत है, या तो इस वजह से हमें क्या, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, एक वो होता है। एक एटीट्यूड होता है, अरे हम बीच में पड़ेंगे तो कहीं मुझे ही कोई कुछ ना कहे, उसके डर से नहीं कहते हैं। तो ये दोनों ही तरह के लोग जो हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत कहने की अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो हमें आत्मविश्लेषण की बहुत जरूरत है। फिर हम सही इंसान नहीं हैं। इंसान होने का मतलब है कि आप सच के साथ खड़े हों, और जो आपकी आत्मा आपको बताती है आप वैसा करें। किसी डर से डर के आप अपनी आत्मा की आवाज को दबाएं नहीं। जी, ये बहुत आपने सच और प्रभावित होने वाली बात कही है, क्योंकि हम सभी को सीखने की जरूरत है। और खासकर when we are in the current scenario, when we are seeing lot of crime, lot of discrimination and all, where we need to, हमको ये आवाज उठाने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। इसी से बदलाव आएगा। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम बोलेंगे नहीं, तो जो चल रहा है वो चलता जाएगा, या जो गलत है गलत और बढ़ता जाएगा। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, और मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक और सब जो हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे, सीखेंगे और अपनी जीवन में इस चीज को अपनाने की चेष्टा करेंगे। आप इतना सब लिखते हैं, और मुझे मालूम है हम उसी के आपके लेखन के थ्रू ही हम कनेक्ट हो पाए हैं। और मैंने आपके पढ़े हैं कविताएं कुछ फेसबुक पे, वो बहुत ही प्रभावित करने वाली हैं।
मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगी, उनके आपके लिंक्स अगर आप हमें दें तो हम शेयर करना चाहेंगे अपने दर्शकों से, तो वो उनको पढ़ें, उनको देखें और अपने जो जीवन से आपने जैसा बताया कि सामाजिक सरोकार से रिलेटेड है, उन सब चीजों को पढ़ पाएं, समझ पाएं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जस्ट हम अंतिम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी आप क्या अपने जीवन से और अपने जो आपकी करियर जर्नी, जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर से आप वापस हिंदी लेखिका हैं, इतने पब्लिकेशंस कर रही हैं, इतना सब कुछ किया आपने, उन सब के एक्सपीरियंस से क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छी बात कही महिलाओं को। जी जी। मेरे जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, करियर में और जीवन में बहुत जिग-जैग जैसी चीजें हुई हैं। तो जैसे कि पहले मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, यहाँ आने के बाद मैंने जॉब की एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, अपनी एक कंपनी शुरू की, और उसके बाद लेकिन पहला प्रेम मेरा हमेशा हिंदी रहा, शायद इसलिए कि हिंदी के वातावरण में मैं बड़ी हुई थी। तो मैंने हिंदी की क्लासेस शुरू की यहाँ पे, एक यूएस हिंदी फाउंडेशन है, उनके साथ में मैंने आफ्टर स्कूल हिंदी क्लासेस एलिमेंट्री स्कूल्स में किए। 5 स्कूल्स में मैं हिंदी पढ़ाती थी। फिर एडल्ट्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्सेज थे, उसमें मेरे स्टूडेंट्स बर्कली यूनिवर्सिटी, डेविस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो नॉन इंडियंस थे वो आते थे हिंदी सीखने के लिए। तब मुझे ऐसा लगा उस समय कि मुझे अब, चूंकि मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी है, हमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि मुझे जॉब करनी जरूरी है घर को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए, और उनकी तरफ से मुझे इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, जिसमें मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, मैं वो करूं। जब मैंने लिखना बंद कर दिया था बीच में काफी समय के लिए, तो वही थे जिन्होंने मुझे फिर से एक तरह से जैसे लेखनी पकड़ के हाथ में थमा दी। मेरा ब्लॉग जो मैंने अभी आपको दिया है लिंक, वो ब्लॉग उन्होंने ही बनवाया, और वो ब्लॉग थी शुरुआत मेरे फिर से लेखन से जुड़ने की। तो और उसके बाद ही मैं एक और चीज मुझे समझ में आई कि अब तक मैंने बहुत कुछ किया मेरी जिंदगी में जो मेरे लिए था। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस समाज ने मुझे इस लायक बनाया है, मैं उस समाज को कुछ वापस लौटा सकूं मेरी जिंदगी से। तो मैंने वर्किंग लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया। मैं अब जॉब कहीं नहीं करती हूँ, कोई जॉब नहीं है मेरे पास। मैंने एक 2011 में ही उपमा नाम की संस्था है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका। तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों का एक छोटा समूह है यहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश में अपने लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जिनको एजुकेशन का कोई साधन नहीं है, हम उन तक शिक्षा पहुंचाएं। उसके लिए हम यहाँ हमारा काम का मेन एरिया है बुंदेलखंड इलाका, जहाँ पे बहुत गरीबी है, बहुत अशिक्षा है। तो एक तो निस्वारा बुंदेलखंड में साई धाम एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और दूसरा है चित्रकूट में। चित्रकूट में 10 आदिवासी गांव हैं, कोल आदिवासियों के, जहाँ पे डे केयर सेंटर्स चल रहे हैं। क्योंकि आदिवासी गांव में सब लोग बहुत गरीब हैं, मजदूर लोग रहते हैं, वो मजदूरी पे चले जाते हैं, तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को घर में संभालने के लिए रह जाते हैं। उनकी असुरक्षा भी है, क्योंकि बच्चे अकेले हैं, तो उनके साथ कोई भी किसी तरह का अब्यूज, मिसयूज हो सकता है, और उनको कोई एजुकेशन भी नहीं मिलती है। तो उत्तर प्रदेश मंडल में, जिसमें कि मैं उनके बोर्ड में हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ, उनके साथ मिलके एक कार्यक्रम शुरू किया कि छोटे बच्चों के लिए डे केयर शुरू किया। छोटे बच्चे आते हैं, दिन भर वहां रहते हैं, उनको सुरक्षा है, और उनको एजुकेशन भी, जो बेसिक एजुकेशन है वो दी जाती है। और इस वजह से बड़े बच्चे फ्री हो गए हैं, तो बड़े बच्चे गांव के सरकारी स्कूलों में जाके शिक्षा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपने इसमें विचार पूर्वक आपने योजना बनाई, उसको, प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं मिलके।
देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए जो भी हम योगदान दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको यूं ही आप तरक्की करते रहें, यूं ही आप अपने अनुभव शेयर करते रहें, लिखते रहें, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही सुंदर हैं। आपका छोटा सा हमने उदाहरण हमको मिला, बट दिल को छू देने वाला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मंजू जी। लास्ट आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आपको किस तरह से ये लगता है कि प्लेटफॉर्म जैसा कि विमेन डायलॉग, इस तरह की चीजों की हमें जरूरत है, या ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज में? ऐसे मंचों की बहुत ज्यादा जरूरत है शशि, जिसके माध्यम से हम लोगों से बात करके ऐसी चीजें समाज तक पहुंचा सकें। कितने ही लोगों को और इस बारे में आइडिया मिलता है, उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि कुछ करना चाहिए समाज के लिए। और कुछ ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, उनके काम को लोगों तक पहुंचाना, ताकि अब जैसे मैंने उपमा का उदाहरण लिया, या कि मैं नारिका जो डोमेस्टिक वायलेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ काम करती हूँ। तो इन लोगों के लिए, जो लोग ऐसे काम से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी एक मौका मिलता है, उनको इसकी जानकारी मिलती है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आप दुनिया के कोने कोने से लोगों को ढूंढ के उनके विचार लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, साझा कर रही हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आपसे जुड़ने का अवसर मिला, आपके माध्यम से, आपके दर्शकों से, आपके और साथियों के साथ जुड़ने का अवसर मिला जिन तक मेरी बात पहुंची। और मुझे आशा है कि मेरी इन संस्थाओं की तरह और भी बहुत सी संस्थाएं होंगी, और अगर कोई जुड़ना चाहता है, मैं मेरी संस्थाओं के लिंक भी आपके चैट में अभी दूंगी। अगर कोई जुड़ना चाहता है, जानना चाहता है, तो वो लोग वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और चाहें तो जुड़ने के लिए मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शशि, मुझे आज यहाँ पे बुलाने के लिए। और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, और आशा है आप इसको जारी रखेंगी इसी तरह से, और इस तरह के और भी प्रोग्राम्स चलाएंगी। बस एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि ये विमेन डायलॉग के साथ साथ अगर आप बच्चों के लिए भी ऐसा कोई मंच तैयार करें, क्योंकि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके पास बहुत आइडियाज हैं, वो और इतना सोचते हैं जितना हम लोग सोचते हैं, शायद वो उससे 4 कदम आगे जाके सोचते हैं। जी जी बिल्कुल। उदाहरण के लिए, मेरी बेटी है जो 17 साल की है। कल यहाँ पे एक वो वर्डिक्ट आया जो आपने देखा होगा, ब्लैक लाइफ मैटर्स का, बहुत दिनों से चल रहा था। तो उसने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, और इतनी गंभीरता के साथ लिखा है कि जब हम लोग बड़े लोग बोल रहे थे जस्टिस सर्व्ड, अच्छा हुआ, जस्टिस हुआ। उसका सवाल है, क्या ये सच में जस्टिस हुआ? उसकी बेटी को उसका फादर वापस मिला क्या? उसकी वाइफ को उसका हस्बैंड वापस मिला क्या? उसकी फैमिली को वो बच्चा, वो इंसान वापस मिला क्या? नहीं, उनकी पूरी लाइफ बदल गई है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि जस्टिस सर्व्ड, आप ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत हुई है। जस्टिस सर्व्ड उस दिन होगा जिस दिन कोर्ट में इस तरह के केसेस नहीं आएंगे। मुझे लगा ये आजकल के बच्चे कितना सोचते हैं, कितना आगे की सोचते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई मंच एक बनाएं जहां पे बच्चों को आगे लाएं बात करने के लिए, बच्चों के विचार लोगों तक पहुंचे, तो जैसे कल मेरी आंखें खुल गई कि यस, शी इज राइट, जस्टिस सर्व्ड इज रॉन्ग वे टू पुट इट। राइट। तो ऐसा अगर एक हो, और मेरी कहीं कोई भी मदद हो सकती है, मैं ऐसे किसी काम से जुड़ने के लिए हमेशा आपके साथ तैयार रहूंगी। मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलके, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय दिया हमारी बात सुनी। आपके प्रोत्साहन के लिए, आपकी एज अ शुभचिंतक, आपकी प्रोत्साहन के लिए और सब चीजों के लिए थैंक यू सो मच मंजू जी। एंड थैंक यू फॉर कि आपने अपना समय हमको दिया, अपनी
जर्नी को, अपनी जीवन यात्रा को हमसे साझा किया, हमारे दर्शकों से साझा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। एंड इसी के साथ आज के इस हम शो का समापन करते हैं। और आपके लिंक मैं आपसे मेल में ले लूंगी और आप अपने दर्शकों से हम शेयर कर पाएंगे उसी में। तो ठीक है, तो आज के शो का समापन करते हैं इसी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद शशि जी, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। बिल्कुल, हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी दर्शकों को धन्यवाद कि हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम कुछ उनको दे पा रहे हैं, अपनी उनकी लाइफ में जुड़ पा रहे हैं किसी भी तरीके से। कोई भी तरह का प्रोत्साहन, कोई भी तरह की अनुभव अगर उनके लाइफ में कोई बदलाव ला पाता है, कोई नया आशा की किरण ला पाता है, यही हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद एंड आशा करती हूँ कि इसी को आप लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर जुड़ेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।